बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की, उस पर सियासी चालें, जल्द से जुलूस, इल्ज़ामात, और अब रुख किया है सियासत ने अदालतों की जानिब। सियासी जमातों के मुमकिन तसादुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त है, जिसकी आज समाअत हुई। और साथ ही अटॉर्नी जनरल के रेफरेंस से हुकूमत ने सदर ममलिकत का रेफरेंस पेश किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि 4 अहम निकात की तशरीह कर दी जाए। यानी क्या आर्टिकल 63 है, इसके तहत पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से अरकान को नहीं रोका जा सकता। नंबर 2, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले मेंबर का वोट शुमार होगा या नहीं। और तीसरा सवाल अहम यह कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाने वालों को ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं, और इसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी, और फिर हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मज़ीद इकदाम क्या हो सकते हैं। ये कानूनी और आइनी नुक्ते हैं जिन पर बहस होगी। लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है और जल्द तश्कील दे दिया जाएगा कौन से लोग उसमें शामिल, लेकिन फैसला ये किया गया कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। और फिर वो इसी का वज़ीर ख़ारजा का इजलास है पाकिस्तान में हो रहा कल से, उस पर भी बात होगी। शामी साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं जो मुमकिन तसादुम था जिसके ख़िलाफ़ बार गई, फिर तमाम सियासी रहनुमा भी हमें दिखाई दिए, जय सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, हुकूमती अरकान भी वहाँ में दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो वो तो मसला मेरा ख्याल हल हो गया, क्योंकि 27 मार्च को जलसा है डी चौक का। हुकूमत भी ये कहती है जगह कम पड़ेगी, बंदे ज़्यादा हैं, किसी और जगह करेंगे, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने दोनों पार्टियों को रेड जोन के अंदर जलसा की इजाज़त से इनकार किया है। अब पीटीआई जो है ये परेड ग्राउंड पर करेगी, उसकी पार्किंग में, और अपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसा करने की तजवीज़ दी है। तो ये तो तसादुम ना हो, ये तो टल गया मामला। हाँ, ये तो जो परेड ग्राउंड है वो तो बिल्कुल हमसाया है रेड जोन का। लेकिन बहरहाल अगर बरसरे इक़्तिदार जमात वहाँ जलसा करेगी तो उसको जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी, और अपोजिशन दूर होगी। वैसे तो मुनासिब होता कि दोनों जमातें फैसला करती कि वो जलसा करेंगी ही नहीं। जलसे की ज़रूरत नहीं थी, बंदे पूरे करने की ज़रूरत, बंदे पर पूरे करने की ज़रूरत है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर किया गया है इसकी पैरवी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब राय मांगी है ना अपनी अपनी तजवीज़। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो लार्जर बेंच बनाएंगे इस पर। तो ये बड़ा एक अहम रेफरेंस है जिसके मुल्क की सियासत पर आपको सर खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब की बात पूरी हो जाए, बड़े दूररस असरात मरतब होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल तो यह है कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, पूरी अदालत, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है, जो अल्फाज हैं, वो तो वाज़े तौर पर एक आपको तय्युन कर रहे हैं रास्ते का जिस पर आपको चलना है। यानी वोट डाला जाएगा और फिर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। अब हुकूमत ये कहती है कि अगर ये पता लग गया और मुनहरिफ रुकन ने ये ऐलान कर दिया कि मैं वोट डालूंगा पार्टी की हदायत के खिलाफ, तो भी उसे नाअहल किया जाए, तो उसको पहले तो वोट डाल लेना दिया जाए, वोट डालने से रोका जाए। अगर वो डाल दे, वोट कबूल ना किया वोट गिना ना जाए, उसको अलग रख दिया जाए, और फिर उसे ताहयात नाअहल करार दिया, फिर उसको ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। ये सवाल पूछा है उन्होंने। तो जबकि जो दस्तूर के अल्फाज हैं उनमें डी सीट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गोया वो असेंबली से निशिस्त से महरूम हो जाएगा, उससे हाथ धो बैठे नाअहली का लफ्ज नहीं, उस तरह नहीं है। अब सवाल यह है कि आप चाहते हैं एक बड़ा अखलाक का झंडा बुलंद करके दस्तूर को उसके ताबे करना चाहते हैं। अब ये बड़ा एक अहम नुक्ता है आपने, क्योंकि ये इससे दस्तूर का अगर आप ये अल्फाज पढ़ें उससे तो मालूम होता है कि पार्टी लीडर के खिलाफ वोट देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक संगीन काम है, और उसकी सजा यह है कि आप पार्टी लीडर को के खिलाफ वोट तो दे देंगे,
फिर लेकिन आप अपनी सीट का आप अपनी नशिस्त से भी महरूम हो जाएंगे। सही, यानी ये सजा उसकी दी गई है। जो रुकन ये कीमत अदा करने को तैयार हो वो फिर वोट डाले, वो पार्टी लीडर के खिलाफ वोट डाल दे। तो अब यहां हमारे मुल्क में दस्तूर का जो टेक्स्ट है उसको नजरअंदाज किया जाता रहा है कई बार, एक हाई मॉरल ग्राउंड के हवाले से। आसन साहब को साथ शामिल कर लें फिर। जैसे नजरिया ज़रूरत जिसका इस्तेमाल, नजरिया ज़रूरत यह है कि अखलाक के ताबे होना चाहिए, इसलिए इनको वोट डालने से पहले रोक दिया जाए। दस्तूर के अल्फाज कुछ और कह रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करना है। और आपकी दरख्वास्त ये है फुल कोर्ट सुने, इसको रेफर करे, इसके बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे। जाहिर बात है। देखिए, एक तो ये है, अब तय हो जाएगा। अभी मैं एक बात और करना चाहता हूं, अगर ये तय हो जाए कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होना, तो आप समझे पाकिस्तान में सदारती निजाम कायम हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, आसन साहब ने जाना, उनको पहले मैं ले लूँ साथ, फिर मैं गुफ्तगू आपसे आगे जारी रखता हूँ। आसन साहब बहुत शुक्रिया, शामी साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं और मैं जुमला उनका अधूरा रह गया क्योंकि बात पूरी उनसे हम इंशाल्लाह करेंगे। बड़ी अहम और तारीखी आज बात शामी साहब फरमा रहे हैं। सबसे पहले आपका मसला तो सर हल हो गया, वो मुमकिन तसादुम तो नहीं हो रहा। डी चौक में जलसा PTI नहीं कर रही और अपोजिशन को भी उन्होंने सेक्टर H9 में कहा है कि जलसा करे ज़िले इंतजामिया। ये एक हमारा मसला था, ये एक। ठीक। दूसरा हमारा मसला ये था कि किसी भी MNA को, किसी भी पार्टी का है, उसको पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने में किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। इसको कंसीड कर लिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्होंने कहा वो किसी की पार्टी का है और उसके बाद वोट का देने का हक उससे महरूम नहीं किया जा सकता। बाकी रह गई डिफेक्शन क्लास। डिफेक्शन क्लास जो है वो दैट इज वेरी क्लियर ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आज जब ये रेफरेंस के हवाले से बात आई तो मैंने जनाब बेंच को ये खुद कहा कि जनाब इसमें जो आईनी प्रोसीजर दिया गया है उसके मुताबिक सबसे पहले तो 3 जो बेसिक एलिमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, तीसरा बजटरी जो है मनी बिल के हवाले से। इन 3 पॉलिसियों पे अगर पार्टी हेड की वायलेशन होती है तो वो बंदा आईन में लिखा हुआ है सीज टू एग्जिस्ट, कि वो मजीद मेंबर नहीं रह सकेगा और उसकी सीट वेकेंट तस्वर होगी। ये आईन की मंशा है और वो सिर्फ इस सूरत में है। अब पहले सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उस पर शोकाज नोटिस देना है पार्टी हेड ने। उस शोकाज नोटिस के नतीजे में उसने जवाब देना है, तो उसके बाद अगर पार्टी हेड जो है वो समझता है कि इसका शोकाज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो डिक्लेयर कर देता है कि पार्टी की पॉलिसी से नाराज किया है, तो वो भेजेगा चीफ इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन पार्टी हेड की उस डिक्लेरेशन पे 30 दिन के अंदर फैसला देगा कि ये आज उसको या कंफर्म करेगा या रिफ्यूज करेगा। अगर कंफर्म करेगा तो उस बंदे की D सीट हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो उससे एग्रीड आदमी, वो मेंबर हो या पार्टी हेड हो, वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल किसी भी हवाले से स्पीकर का इख्तियार नहीं कि किसी मेंबर को वो ये कह दे कि आपका वोट गिना नहीं जाएगा, आप मेंबर नहीं रहे। आप बोन साहब, आपकी जो दरखास्त है, गोया आपकी दरखास्त का एक हिस्सा और जो रेफरेंस दायर किया अटॉर्नी जनरल ने, उसमें जो सवालात उठाए हैं वो तकरीबन यकसा हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगली अर्ज करूं, गुजारिश ये है कि हमारा तो मौकफ ये है कि बाहैसियत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि अगर सिर्फ एक स्पीकर ये जो कस्टोडियन है हाउस का उसकी मर्जी के मुताबिक वो पार्लियामेंट पूरी को यरगमाल बना के, अगर वजीर आजम ने एतमाद है वोटों का तो वो वजीर आजम रहे, अगर नहीं है तो ही शुड गो होम। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा एतमाद भी हो जाए तो उसके बाद आप उसको पूरे मुल्क में और पार्लियामेंट में मुसल्लत कर दो। बोन साहब ये बताएं,
ये जो रेफरेंस की, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि इस रेफरेंस की समाअत फुल कोर्ट करे? मैं अर्ज करूं, ये मोस्टली होता तो प्रीरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वो बेंच बनाए। ठीक। और ऐसे नेशनल इशू पे मैं सबसे पहले अर्ज करूं, मैंने आज जो अर्ज किया जनाब चीफ जस्टिस और जनाब दूसरे जज साहब को कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है, मौजूदा सूरत हाल में मेंटेनेबल नहीं है। ये जब मैंने सारी प्रोविजन पढ़ी तो उन्होंने कहा कि हमारी डिफिकल्टी ये है कि हमारी ड्यूटी है कि अगर सदर ने एक एडवाइजरी रेफरेंस दिया है तो उसको रिप्लाई करना हमारा फर्ज है। तो आपने ये जो आईनी प्रोविजन की बात की है इसको अपने आर्गूमेंट में आप बताइएगा। इसलिए, और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये जो एडवाइजरी रेफरेंस है इसमें किसी मेंबर के इंडिविजुअल के हकूक पे ना तो कोई कदगन लगाई जा सकती है और ना उसे नहीं किसी हवाले से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साहब ये बात दुरुस्त है आपकी, मगर सवाल ये है इसकी समाअत जो है, इसकी समाअत फुल कोर्ट को करनी चाहिए या नहीं? शामी साहब की ये इस्तदा है, तजवीज़ है, गुजारिश है कि जी बहुत कौमी अहमियत का मामला है। जो कौमी अहमियत के मामलात हैं उनकी पूरा कोर्ट ही सुने तो ज्यादा बेहतर है। और मैंने इसी हवाले से और अगली अर्ज कर दूं, मैं समझता हूं आज जो एक बड़ी खुशआइंद बात थी, उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस की जो मौजूदा प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू रहेंगी, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको इंडिपेंडेंटली हम आंसर करेंगे जो फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस हो। देखिए, अब एक अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वो वोट गिना नहीं जाए जो मुनहरिफ रुकन का है, जो पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ, वोट देने से पहले रोक दिया जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि मुल्क में सदारती निजाम नाफिज हो गया। एक सेकंड बोन साहब आप ठहरेंगे सर, एक सेकंड ठहरेंगे सर। शामी साहब ये नुकता आपने पहले भी उठाया, आप कैसे? इसलिए कि वजीर आजम जो है अब 5 साल के लिए इलेक्ट होगा, ठीक, उसके खिलाफ असेंबली में कोई मूव नहीं किया जा सकेगा। अगर वो मुनहरिफ रुकन जो है वो उसका वोट काउंट ही नहीं होना, अगर ये तय पाता है, अगर ये तय पाता है। और ये तो दूसरा ये तय पाता है कि वो सारी उम्र के लिए नाअहल करार पा जाएगा। तो कौन आदमी जुर्रत करेगा कि वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर सके? ठीक जी, बहुत साहब आपकी बात फरमाइए। मैं आखिरी बात आपको ये इसमें बताना चाहूंगा, शामी साहब, ये एक नया आईन लिखने के मुतरादिफ होगा जो ये चाह रहे हैं, और आईन किसी जजमेंट के जरिए ना कोई लफ्ज उसमें शामिल किया जा सकता है ना उससे निकाला जा सकता है। ठीक, ये चाह रहे हैं जो इन्होंने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं उसके मुताबिक तो ये है कि आईनी प्रोविजन को इनके मुताबिक पढ़ा जाए और इसी तरीके से तशरीह की जाए, और ये फिर आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। अगर ऐसी सूरत होगी, वो खा कोई जजमेंट हो या किसी डिक्टेटर का हुक्म, ठीक है बोन साहब, चले पार्लियामेंट के साहब आपसे बात आगे। बोन साहब, माजी में ऐसा हो चुका है ना, आर्टिकल 209 को एक तरफ रख दिया गया, जजों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, और उसके बाद जो मार्शल लॉ है उसको जवाब दे दिया गया। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जहां टेक्स्ट को नजरअंदाज किया गया और फिर नजरिया जरूरत वजूद और नजरिया जरूरत के ताबे फैसले किए गए, तो फैसले फिर नाफिज भी हुए, उन पे अमल दरामद भी हुआ। हम तवक्को करते हैं वो दौर दोबारा नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन पौन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे अब ये प्रोसीडिंग्स जारी हैं, आप गाहे गाहे आपकी हम खदमात हासिल करते रहेंगे ताकि आपकी बार की नुमाइंदगी के तौर पर आपकी तर्जुमानी हो सके। शाम साहब, जो आपने जो फ्रेमिंग की है मंतकी तौर पर, अकली तौर पर तो ये बिल्कुल दिल को लगती है, लेकिन बाबर अवान साहब इसके पैरेलल आज क्या कह रहे थे वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखने वाला मामला है कि देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब से बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक जो शख्स
पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है, आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो 63A है, ये 62 भी नहीं है ना 63 है, ये एक सेपरेट आर्टिकल है। 62-63 में तयशुदा है कि जो अरसा जिस जगह लिखा हुआ है, नाली 3 साल भी है, नाली 5 साल भी है, उस अरसे के लिए नायल होगा। और आज जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम, उनकी लिखी हुई जजमेंट है, वहां चाहिए था डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट। अब आर्टिकल 63 निकाल के फिर पढ़िएगा ए, उसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। अदालत के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सेपरेट कर दिए। इसलिए जो ही अगर कोई वापस नहीं आता, जो दोस्त गए हैं, तो इमरान खान जिस वक्त लिखेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये डिफेक्ट हो गया, आप आइन पढ़ लीजिए, वो डिफेक्टर पेनल्टी का हकदार हो जाएगा। बाकी प्रोसेस मैं नहीं बता सकता, वो हमारी स्ट्रेटजी का चूंकि। दो बातें, एक तो उन्होंने बताया कि जी किस इंटेंशन के साथ वो गए हैं कि अगर इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिया तो वो बंदा नाअहल भी हो गया, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा बाकी स्ट्रेटजी आपको बता नहीं सकते, उसके तहत हमने आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया। देखिए, और आजम नज़ीर तारड़ साहब भी तशरीफ ले आए फ़ोन पे। वोट डालने से किसी रुकन को रोका जा सकता है या उसका वोट गिनने से इनकार किया जा सकता है। एक कार्रवाई है वोट डालने के बाद की, बज़ाहिर तो फहम यही थी वोट डालने से पहले की। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज हैं वो कहते हैं वोट डलेगा, फिर वो डीसीट होगा, फिर वो कार्रवाई होगी, वो अमल में आएगी। अब ये कहते हैं वो ताहयात नाअहली होगी। ये जो भी सवालात हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगी उसके दूररस असरात मुरतब होंगे। उसकी निशानदेही आपने की भी है। अगर ये बाबर अवान साहब, वो भी उनका कहना सारा आंखों पर, भवन साहब का कहना सारा आंखों पर, लेकिन जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को देना है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। बाबर अवान साहब तो बहुत ही वाज़ेह कर चुके हैं अपनी दलाइल में इस बात को, क्या ऐसा ही है या सूरत हाल इसके बरअक्स है? उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी आधी बताई, आधी उन्होंने कहा बाद में। हाँ, हमारे भाई हैं बाबर अवान साहब का, हमारे क्योंकि पेशा वाराना उनसे ताल्लुकात हैं, कुलीग हैं, मैं बड़े अदब से उनसे टोटली डिफर करूंगा। बाबर अवान साहब ने वो बात तो कह दी जिस हद तक उन्होंने वकला महाज कहा। बाबर अवान साहब भूल गए कि इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस आयशा गुलेलाई में जी 2018 सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं जज साहबान ने उसको डिसाइड किया। आप अगर तारीख के झरोकों में जाएं तो आयशा गुलेलाई के डिसेप्शन की क्लॉज इन्वोक करते हुए इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तरीके इंसाफ दो तरह इल्जामात लगाते हुए उनका रेफरेंस भेजा कि नंबर 1 उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, ठीक, नंबर 2 उन्होंने मेरे हुक्म के बावजूद वजीर आजम के इंतखाब में आके वोट नहीं दिया, जो शायद खाकान साहब का इलेक्शन था। वो इलेक्शन कमीशन ने दोनों बुनियादों के ऊपर इमरान खान का रेफरेंस खारिज किया। नंबर 1 उन्होंने कहा कि अभी तक आपने आज तक आयशा गुलेलाई ने लिख के पार्टी नहीं छोड़ी इन राइटिंग। नंबर 2 जो उन्होंने वोट डालने नहीं आई, वो भी कॉन्सिक्वेंस तब होना था अगर उससे पहले आप लिस्ट के देते और फिर वो उसको वायलेट करती। जो बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि जब पार्टी हेड ने लिख दिया ऑटोमेटिकली डिफेक्ट कर गया, खुदा के लिए आइन की ये तशरीह तो ना करे, ये बड़ी सीधी सीधी बातें। आप खुद 63A पढ़ ले, किसी का वकील होना शर्त नहीं है। अगर आप उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में तर्जुमे मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उर्दू तर्जुमा भी है, बड़ा सिंपल उसमें मैकेनिज्म दिया गया और पूरा मैकेनिज्म दे दिया गया है कि ये 6 तरह की सिचुएशंस हैं, इनमें अगर मेंबर इस तरह कर गुजरता है तो उसका पार्टी हेड उसको शो कॉज देगा। आयशा गुलेलाई में उन्होंने कहा कि 7 डेज होना चाहिए, वो एक रीजनेबल टाइम है, उसका जवाब आएगा, उसके बाद स्पीकर बाउंड होगा तो कि वो 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को भेज दे। फिर इलेक्शन कमीशन को नहीं भी भेजता तो तसव्वुर किया जाएगा भेज दिया गया, इलेक्शन कमीशन 30 दिन में उस पर फैसला करेगा और जो फरीक उसमें मुतासरा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में अगले 30 दिन में अपील कर लेगा और उसका फैसला हो जाएगा। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? दूसरी बात, जो फौजी अदालतों का क्याम रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाले केस में पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी, उन्होंने खुल के ये कह दिया
कि आईनी तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामान के बनाए हुए कानून को एक हर्फ या फिक्रा या नुक्ता या कॉमा हम ना डाल सकते या ना निकाल सकते, हम रीड इन नहीं कर सकते आइन में किसी चीज को। उससे भी आगे चले, मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के केस में जो भी बाबर अवान साहब कह रहे थे, जो मुतासरा थे MNAs, उनका ये कहना था कि 5 साल की नाअहली है, अगर आप कत्ल और जना और इंसदाद दहशतगर्दी की सजाएं भुगत के बाहर निकलें, 5 साल बाद आप MN या पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसमें एस में आप याद क्यों कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि साइलेंट है और टाइम अपर कैप नहीं दी गई, इसलिए हम यही समझेंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। उन्होंने उसको नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि पार्लियामान का काम है कि वो आइन बदले। तो इमरान खान साहब चाहे पार्लियामान से बदलवा ले। 63 तो अभी रिसेंटली आया है, ये 73 से तो नहीं है। मौजूदा शक्ल में 63 जो है वो 18वीं तरमीम के जरिए लाया गया। तो इसमें कोई इबहाम नहीं है। कोर्ट में भी आपकी बात हुई, उन्होंने कहा सारे कंसाइज स्टेटमेंट्स थे, जाहिर है हमने आइन और कानून के मुताबिक करना है और वो लार्जर बेंच को जा रहा है। लार्जर बेंच अमूमन जो इस पे सदारती रेफरेंस पे जो लार्जर बेंच, अभी मैं भून साहब की बात सुन रहा था पहले सेगमेंट में, तो उसमें लार्जर बेंच के लिए रवायतन ये रहा है इख्तियार चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं पहले 7 या 5 या 10 उन पे बेंच बना दिया जाता है और वो उसको टेकअप कर लेते हैं। अब ये प्रेरोगेटिव तारड़ साहब, यानी एक बात तो ये है कि अगर फुल कोर्ट इसकी समाअत करे, ये शामी साहब की राय भी है, अच्छी बात, तो तरजीहन तो ये बात अच्छी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पिक एंड चूज ना किया जाए, बल्कि 7 सीनियर मोस्ट, 5 सीनियर मोस्ट या 9 सीनियर मोस्ट जो है समाअत करे, ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल शामी साहब, आज तक की प्रैक्टिस यही रही है कि इस तरह के जो हस्पा केस में भी आपको याद होगा सदारती रेफरेंस आया। अभी माजी करीब में जब इन्होंने कहा कि सेनेट का वोट ओपन होना चाहिए या सीक्रेट, हम तो तब भी कहते थे कि जब आइन में लिखा है कि बैलेट, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा तो सुप्रीम कोर्ट आइन से अदरवाइज कैसे? तब भी मेरे भाई, बड़े भाई हैं बाबर अमान साहब ने कहा कि ये तो फैसला आया खड़ा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये बहुत अच्छा काम है, इखलाकी कदरें तबाह हो गई, ये जरूर होगा और हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया नेगेटिव में। उन्होंने कहा ये चीज जो आइन में नहीं लिखी ना हम अपने तौर पे लिख सकते हैं और जो लिखा हुआ है हम उसको मिटा नहीं सकते। तो क्या ये शामी साहब, ये चंद रोज के अंदर ये फैसला हो जाएगा या तहरीक अदम एतमाद वाला दिन? शामी साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 2-3 घंटे की हेयरिंग है या 4 घंटे लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा इस पे। देखिए 63A, मैं तो कहता हूँ कि कोई बंदा पढ़े, आप खुद माशाल्लाह बड़ा कानून को गौर से पढ़ते हैं, जामी साहब है, 63A पढ़ ले, उसमें ढकी छुपी बात है ही कोई नहीं है। और आयशा गुलालाई केस पढ़े जो कि इमरान नियाजी साहब ने खुद फाइल किया, उसके नाम से रिपोर्ट हुआ है 2018 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू में, उसमें ये इन सारी बातों के जवाबात मौजूद हैं। और फिर आखिरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट को आइन कहता है कि आपने इन मामलात की अपील सुननी है, यानी कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता नहीं होता, डिस्क्वालीफाई तो नहीं, सीज करता है मेंबरशिप से, तो सुप्रीम कोर्ट को आप वक्त से पहले इस काम में डाल रहे हैं। कल को अपीलें सारी जो है लोगों की प्रेजुडिस हो जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है जिसपे इतने ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी तारड़ साहब, आप ये जो दलाइल दे रहे हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से सेनेट में भी नुमाइंदगी करते हैं, तो उम्मीद है आपकी जमात जब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी तो ये हवाला जात उसमें लिखे होंगे और बाबर अवान साहब के हवाला जात उनके दलाइल में लिखे होंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, अभी हमें ज्वाइन किया जनाब, लाए हैं बज़्म यार से। हाँ, लोग खबर अलग अलग खबरें तो सर बड़ी थी इस्लामाबाद पिंडी में आजकल। आप तो दौरा करके आए सर? अभी तो ब्रेक लेते हैं ना सर। मैं कहीं नहीं गया था सर, इधर ही था। एक सर ब्रेक है। रिजवान शेख साहब, आप मुस्तकिल मंदूब हैं OIC के जी, और OIC का जो वज़ीर ख़ारिजा का इजलास है वो कल से शुरू हो रहा है। इंतहाई अहमियत का हामिल इजलास पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है, पाकिस्तान को और पूरी आलमी बरादरी को, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को इससे क्या उम्मीदें हैं, कौन से मौज़ूआ ज़ेर बहस आएंगे, वो हम रिजवान शेख साहब से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने अर्ज़ किया था कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान शेख साहब, OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। कल से वज़ीर ख़ारिजा इजलास हो रहा है, 48वां पाकिस्तान में 2 दिन के लिए जारी रहेगा। इस पेश यौम पाकिस्तान भी है, 150 से ज़ायद करारदादों पर गौर होगा। शामी साहब, वक्त कम और कई एक सवालात जनाब रिजवान शेख साहब के लिए कि ये इजलास पाकिस्तान के लिए क्यों अहमियत का हामिल है। रिजवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
फरमाइएगा क्यों, क्या अहमियत इसकी पाकिस्तान के लिए और हमारी तवक्कुआत क्या इस इजलास से सर? देखिए, ये इजलास जो है ये OIC का 48वां बाकायदा इजलास है जो 15 बरस बाद पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है। इससे पहले 2007 मई के अंदर जो 34वां OIC का इजलास था वो पाकिस्तान में हुआ था। तो इसकी एक तो अहमियत ये है कि काफ़ी अरसे बाद ये पाकिस्तान में हो रहा है, और फिर दूसरा क्योंकि इस साल हम अपनी आज़ादी की 75 साला तकरीबात जो है वो मना रहे हैं, तो उन तकरीबात का भी ये हिस्सा है। और जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं इस्लामी ममालिक के, रुकन ममालिक के, वो 23 मार्च की जो परेड है उसमें भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत और अफादियत दो चंद हो जाती है। और जहाँ तक इसके एजेंडा का ताल्लुक़ है तो OIC का पूरा मुआशी, इक़्तिसादी, सियासी, समाजी, सक़ाफ़ती, क़ानूनी जितना एजेंडा है वो सब तमाम मामलात यहाँ वज़ीर ख़ारजा के पेश नज़र होंगे, और उस पर वो एक मुत्तफ़िका बयानिया और मुत्तफ़िका लाहे अमल जो है वो तरतीब देने की कोशिश करेंगे। OIC पिछले 53 साल में जो मसला फ़लस्तीन से उसका आगाज़ हुआ था, तो उसने निस्फ़ दहाई से ज़्यादा के अरसे में बहुत कुछ जो मसाइल का इदराक जो न सिर्फ किया है, उनका नोटिस लिया है, बल्कि उनके ऊपर एक मुत्तफ़िका पोजीशन मेंबर ममालिक की है। इदाराती तौर पर अगर आप देखिए तो OIC की अहमियत मुसल्लमा है, क्योंकि ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक इदाराती मज़हर है। तो पाकिस्तान में जब ये इजलास हो रहा है तो ये पाकिस्तान के ऊपर जी सर, ये बताएं आपके कश्मीर के हवाले से क्या तवक्को कायम कर सकते हैं हम? देखिए, कश्मीर OIC के मुस्तकिल एजेंडा पे एक हमेशा से मौजू रहा है। इजलास अब क्योंकि पाकिस्तान में होने जा रहा है तो यकीनन ये तवक्को हक वजानिब है, बरहक है कि कश्मीर के ऊपर एक न सिर्फ मुत्तफ़िका जो है वो बयानिया होगा, मुत्तफ़िका एक लाहे अमल होगा, बल्कि एक काबिल अमल जो है एक चीज़ जो है वो बरामद होगी, एक करारदाद बरामद होगी, जिसमें ख़ासकर 2019 5 अगस्त के बाद से जो भारत के गैर कानूनी इक़दामात हैं, जो सरीहन कानूनी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की, बैनुल अक़वामी क़वानीन की, चाहे वो इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ हों या चौथे जनीवा कन्वेंशन से मुताल्लिक़ हों, उनके ऊपर न सिर्फ OIC जो है वो उसकी मज़म्मत करेगी, उनको वापस लेने की यकीनन बात करेगी, बल्कि OIC का जो राब्ता ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, जिसके अंदर तुर्की, नाइजर, आज़रबाईजान और सऊदी अरब शामिल हैं, वज़ीर ख़ारजा की सतह पर उनका भी इजलास होगा, और उसके अंदर से एक काबिल अमल मंसूबा जो है उसके निकलने की तवक्को है। शेख साहब, ये फरमाएं कि जहाँ तक भारत का मामला है OIC ममालिक के साथ, तो भारत ने कई बार पेनिट्रेशन की कोशिश भी की इस तंजीम के यहाँ भी, ख़िताब की दावत का भी मुतालबा भारत करता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। भारत के ज़ाहिर बात है ज़ाती ताल्लुक़ात भी हैं कई ममालिक के साथ, तो उस मामले को कहाँ रखा जा रहा है इस वक्त, और वो कितना संजीदा या कितना तवज्जो तलब हो सकता है पहलू? देखिए, OIC का जो चार्टर है, जो पाकिस्तान की सरकर्दगी में, जब पिछली दफ़ा जैसे कि मैंने बताया 2007 से 2008 के दरमियान हम वज़ीर ख़ारजा की सरबराही कर रहे थे, तो उस दौरान नया मुत्तफ़िका चार्टर पाकिस्तान की सरकर्दगी में मंजूर किया गया था, और उसमें नई मेंबरशिप के लिए कुछ कवानीन हैं, जिसमें मौजूदा मेंबरान के दरमियान सिर्फ़ इत्तफ़ाक़ राय से ही जो है नया मेंबर मुल्क आ सकता है, और उसके बाद कुछ मज़ीद कायदे कानून बनाए गए ऑब्ज़र्वर स्टेटस के लिए भी, उसमें भी ये चीज़ मौजूद है। मुझे याद है कि मैंने ही वो निगोशिएट किया था पाकिस्तान के लिए। तो उसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि कोई भी जो मुल्क है जो ऑब्ज़र्वर का दर्जा भी हासिल करना चाहता है, वो अप्लाई करने से पहले, दरख्वास्त देने से पहले, अगर कोई उसके तनाज़ात हैं किसी मेंबर मुल्क के साथ, तो पहले उनको सेटल करेगा, उनका तस्फिया करेगा, और फिर कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में की जा सकेगी। तो कानूनी तौर पर तो इसका इम्कान नहीं है। जैसा ये बताएं, अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? कोई ठोस लाए अमल बनाया जाएगा? हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान की, उसको तस्लीम करने के हवाले से या उसकी इमदाद करने के हवाले से कोई पेशरफ्त मुतवक्को है ऐसी? जी, पहले तो इसका एक पस मंज़र है, जैसे आपके इल्म में है कि गैर मामूली 17वां इजलास जो है वो 19 दिसंबर को हुआ था, जिसमें एक करारदाद मंजूर की गई थी, और उसमें बुनियादी बात की गई थी कि अफ़गानिस्तान के ऊपर एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फ़ंड बनाया जाए।
तो उस ट्रस्ट फ़ंड के दस्तखत की तकरीब जो है वो आज वज़ारत ख़ारजा में हुई थी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शामिल थे, OIC के सेक्रेटरी जनरल और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक के जो सदर हैं सुलेमान अल जासिर, उन्होंने जो है उसके चार्टर को साइन किया। तो अब वो फ़ंड मुकम्मल तौर पर तरतीब दिया जा चुका है और उसके अंदर अब मेंबर ममालिक के लिए, रुकन ममालिक के लिए ये मौका है कि वो उसके अंदर अपनी जो रकूम है, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दें। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो उसकी रिकग्निशन की बात है, अफ़गानिस्तान की जो सीट है वो देने की बात है, उसका भी जैसे मैंने पहले बताया कि एक कानूनी तरीका है, एक बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी और फिर तमाम मेंबर ममालिक, तमाम रुकन ममालिक के इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो दी जा सकेगी वो हैसियत जिसका अफ़गानिस्तान मुतालबा करेगा। जो अभी OIC में कोई पेशरफ्त इस हवाले से नहीं हुई कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए? जी, क्योंकि वो जो पिछला इजलास था गैर मामूली, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, जो इंसानी सूरत हाल है, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, जो खासी मुश्किल और दुश्वार होती चली जा रही थी और अब भी आप समझते हैं इसमें तो फौरी तौर पर OIC के पेश नज़र मौसर इमदाद हुई है अफगानिस्तान की? जी, अभी तो देखिए जो रुकन ममालिक हैं वो दो तरफ़ा एक सतह के ऊपर भी अपना काम कर रहे हैं। फ़ंड क्योंकि उसका एक चार्टर होता है, एक उसकी साख्त होती है, वो क्योंकि अब बना है और आज उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका बाकायदा इजरा जो है वो आज हुआ है। और अब रुकन ममालिक के लिए ये मौका है कि वो उसके अंदर जो भी वो देना चाहते हैं, चाहे वो नकद की सूरत में है, चाहे उस फ़ंड के ज़रिए जो है वो किसी जिन्स की सूरत में है वो देना चाहते हैं तो वो दे सकें। असल में बुनियादी नुक्ता ये है कि इसमें इस्लामी तरक्याती बैंक का इंतखाब इसलिए किया गया कि इस्लामी तरक्याती बैंक जो है OIC के ज़ेरे इंतज़ाम वाहिद इदारा है जिसकी AAA रेटिंग है, AAA रेटिंग है, उसका एक जो है वक़ार है। सर आपसे मज़ीद हम इस मौजू पर बात करेंगे क्योंकि अभी इजलास कल शुरू हो रहा है, 2 दिन जारी रहेगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।